पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि राघव रिया का बैलून लेकर चेंजिंग रूम के बाहर बैठा था और रिया चेंजिंग रूम में कपड़े ट्राई कर रही थी। अब आगे कुछ देर में रिया एक ड्रेस पहनकर आती हैं जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। जब राघव रिया को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है, क्योंकि रिया घुटनों तक एक फ्रॉक पहनी थी जो पिंक कलर का था और रिया के बॉडी पर बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम बाबी डॉल की तरह। राघव एक टक रिया को देख रहा था तो जिससे रिया राघव के पास जाती है और कहती है क्या मैं अच्छी नहीं। राघव जब रिया का सवाल सुनता है तो बोलता है नहीं तुम बहुत अच्छी लग रही हो। राघव के जवाब पर रिया खुश हो जाती है और दूसरी ड्रेस ट्राई करके राघव को दिखाने लगती है। ऐसे ही रिया बहुत सारी ड्रेस ट्राई करके राघव को दिखाती है जिसमें रिया बहुत प्यारी लग रही थी। राघव भी अपना सर हिलाकर मंजूरी दे रहा था। इसी तरह रिया कपड़े, सैंडल, शूज, बैग्स और भी बहुत कुछ लेती है जो मैनेजर चेंजिंग रूम के अंदर ही प्रोवाइड करवाता है। वही राघव के चेंजिंग रूम्स के बाहर अमित, प्रिया, परी, रवि, राहुल, शनि, निखिल और रॉनी गेट को घूर रहे थे, जैसे उसके अंदर जाकर देखना चाह रहे हो कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, बस गेट को घूरे जा रहे थे। तभी राहुल रवि से बोलता है जाकर देख तेरे बॉस क्या कर रहे हैं। राहुल की बात पर रवि तनक कर बोलता है तुझे इतनी पड़ी है तो तू जाकर देख, मुझे मरने का शौक नहीं है। रवि की बात सुनकर राहुल बोलता है तो मुझे मरना है क्या कि मैं जाऊं बॉस के सामने। तो रवि बोलना है अच्छा बेटा, मतलब मैं बॉस के सामने जाकर मरूं और तू यहाँ पर ऐश करी। तो राहुल बोलता है तब क्या। राहुल की बात सुनकर रवि उसको एक गुस्सा देता है जिससे राहुल अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगता है। वही अमित, प्रिया, परी और निखिल जो कान लगाकर दरवाजे पर सुनने की कोशिश कर रहे थे वह बोलते हैं शोर मत करो, हमें अंदर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उन लोगों की बात सुनकर राहुल का मुंह बंद जाता है क्योंकि रवि ने उसको काफी जोर का मारा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वह चारों जो दरवाजे पर कान लगाकर अंदर से आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे और वह धम की आवाज के साथ गिर जाते हैं और बाकी सब हड़बड़ा कर देखने लगते हैं। उनके सामने राघव और रिया खड़े थे। सनी और निखिल रिया को बाहर निकालते हैं। रिया के बाहर निकलते ही परी और प्रिया दोनों ही रिया के पास आ जाते हैं और दोनों साइड खड़े हो जाते हैं। उनके पीछे सनी और निखिल खड़े थे। रिया उन सब के बीच में खड़ी थी। तभी परी और प्रिया रिया को लेकर आगे जाते हैं। तभी कोई उनका रास्ता रोकता है। अब आप लोगों बताइए कौन हो सकता है जो उन लोगों का रास्ता रोके। जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन हो सकता है जो कपूर परिवार के लोगों का रास्ता रोक सकता है। रिया जब अपना सर उठाकर सामने देखती है तो वहाँ कुछ लड़कियों का ग्रुप होता है जो उनके सामने खड़ा था। तभी परी कहती है मोना तुम यहाँ क्या कर रही हो, हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो। परी की बात सुनकर उन लड़कियों की हेड मोना बोलती है ओ कॉमन परी, तुम कैसी बात कर रही हो, हम तुम्हारा रास्ता क्यों रोकेंगे, हम तो तुमसे बात करना चाहते हैं। अब जान लेते हैं मोना के बारे में। यह है इस कॉलेज की सबसे फेमस और टैलेंटेड लड़की मोना राजवंशी। ये राजवंशी परिवार की प्रिंसेस है। बहुत सुंदर है लेकिन उतनी ही घमंडी, इन्हें अपने आगे कोई दिखता ही नहीं। बहुत बदतमीजी किस्म की लड़की हैं। कॉलेज में इन्हीं का राज चलता है। ये राघव को पसंद करती है इसलिए यह इन लोगों से कुछ ज्यादा ही चिपकती है और राघव की पत्नी होने के सपने देखती है। इसलिए ये कपूर फैमिली और इन लोगों से कुछ ज्यादा ही चिपकती है, लेकिन इसको कोई भी पसंद नहीं करता, फिर भी मुंह उठाकर चली आती है इन सब से बात करने। अब आते हैं स्टोरी पर, क्योंकि अगर मोना के बारे में बात करेंगे तो खुद का भी टाइम वेस्ट करेंगे और स्टोरी भी काफी लेंदी हो जाएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आते हैं स्टोरी पर। तो प्रिया बोलती है हमें तुमसे बात नहीं करनी है। इतना बोलकर उसके साइड से रिया को लेकर निकलने लगती है। तभी मोना उसका हाथ पकड़कर कहती है इतनी भी क्या जल्दी है प्रिया बेब, हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगी। इससे और रिया की तरफ इशारा करती हैं। मोना का इशारा अपनी तरफ पाकर रिया करती है हमारा नाम रिया है, हम यहाँ पढ़ने आए हैं। रिया का जवाब सुन मोना उसको ऊपर से नीचे तक देखी है। रिया इस टाइम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सारे लड़के उसी को देख रहे थे जो देखकर मोना को जलन हो रही थी, इसलिए वो रिया के पास जाकर रहती है अच्छा तो तुम यहाँ पढ़ने आए हो,
तुम किस खानदान की हो? तुम्हें पहले तो कपूर खानदान में नहीं देखा। मोना का ऐसी बदतमीजी से रिया से बात करता देखकर निखिल को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो रिया के सामने जाकर खड़ी हो जाता है और मोना से बोलता है, मोना अपने लिमिट में रहो, तुमसे कोई मतलब नहीं कि यह कपूर खानदान की है या कहीं और की, तुम अपने काम से काम रखो। इतना बोलकर निखिल रिया को अपने साथ लेकर जाने लगता है और परी भी मोना के सामने से उसको चढ़ाते हुए निकल जाती है, जिसको मोना बस गुस्से से पैर पटकते हुए देखती रह जाती है और बाकी सब भी निखिल और रिया के पीछे जाने लगते हैं। बाकी सबके निकलने के बाद मोना के पास उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं, देखा मोना, इसके कुछ ज्यादा ही पर निकल नहीं आए हैं। मानते हैं कपूर परिवार में रहता है लेकिन उसका मेंबर तो नहीं, फिर भी कितना एटीट्यूड है इसमें, अपने आप को कपूर परिवार का सदस्य मानता है। उसकी बात में सभी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो मोना कहती है, ची यार चिंता मत कर, इसका तो एटीट्यूड एक दिन में ही निकलेगी और अपने सामने घुटनों पर माफी भी मंगवाऊंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मोना से बदतमीजी से बात करने की। बस एक बार मैं कपूर खानदान की बहू बन जाऊं तो इन सबको चुटकियों में मसल दूंगी। मोना की बात पर उसके फ्रेंड भी हाँ में हाँ मिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ कपूर खानदान की बहुत तुम ही बनोगी, क्योंकि तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल और खानदानी बहू उनको कहीं और मिल ही नहीं सकती। उनकी बात सुनकर मोना को बहुत अच्छा लगता है और खुश हो जाती है और कहती है, आज की पार्टी मेरी तरफ से। उसके फ्रेंड जब सुनते हैं कि मोना उनको पार्टी देगी तो वह लोग भी खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ निखिल रिया को लेकर जा रहा था तो रिया रास्ते में जाते हुए निखिल से पूछती है, वह सब कौन थे? रिया के सवाल पर निखिल जवाब देते हुए कहता है, वह एक छिपकली है जो कहीं भी टपक जाती है। निखिल का जवाब सुनकर पीछे जो लोग आ रहे थे वह हंसने लगते हैं और रिया मासूमियत से सबको देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये छिपकली कैसे हो सकती है। रिया इन सब बातों को फिलहाल इग्नोर करती है, क्योंकि रिया को अपना क्लास देखना था और निखिल का क्लास भी रिया के बिल्डिंग में था, इसलिए निखिल रिया को उसका क्लास दिखाकर अपने क्लास में जाने वाला था। निखिल सेकेंड ईयर स्टूडेंट था कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का। रिया को भी कंप्यूटर साइंस पसंद थी और बायोलॉजी भी। अब आते हैं स्टोरी पर। परी और निखिल को BYY करके प्रिया, परी और शनि अपने अपने बिल्डिंग के साइड जाने लगता है। स्टडीज। रिया को कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी पसंद है। परी को बायोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत पसंद है। प्रिया को ड्रेस डिजाइनिंग बहुत पसंद है। शनि को टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत पसंद है। निखिल को कंप्यूटर साइंस है डिपार्टमेंट बहुत पसंद। सो रीडर ज्यादा कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि कौन क्या स्टडीज करता है। अब आते हैं स्टोरी पर। फर्स्ट क्लास रिया का निखिल की बिल्डिंग में था, इसलिए दोनों साथ जा रहे थे। रिया और निखिल साथ जा रहे थे, तभी निखिल का एक फ्रेंड मिलता है और निखिल से बोलता है, निखिल कहाँ जा रहे हो? आज हम लोगों का क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ है। आज हम दोनों फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट साथ में बैठकर लेक्चर लेंगे, ये प्रोफेसर ने कहा है। निखिल भी अपने दोस्त की बात मानकर रिया को साथ लेकर जाने लगता है फर्स्ट ईयर के क्लास में। जाते समय निखिल रिया और अपने दोस्त समीर का इंट्रोडक्शन करवाता है। समीर रिया को देख रहा था। रिया किसी मासूम गुड़िया की तरह लग रही थी, जो समीर को बहुत प्यारी लग रही थी। तो समीर निखिल से पूछता है, यार तेरी बहन तो बहुत प्यारी लग रही है, आज से पहले कभी देखा नहीं इस कॉलेज में। निखिल जब समीर के मुंह से रिया अपनी बहन सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वह कहता है, आज इसका फर्स्ट डे है कॉलेज में, इसीलिए तूने नहीं देखा होगा। निखिल की बात सुनकर समीर कहता है, तभी तो मैं सोचूं इतनी ब्यूटीफुल लड़की मेरी नजरों से दूर कैसे रह सकती है। दरअसल समीर एक फ्लर्टी किस्म का इंसान था जो हर किसी से फ्लर्ट करता रहता था, जो निखिल को भी बखूबी पता था। इसलिए वह समीर को वार्न करते हुए बोलता है, देख समीर, रिया से दूर ही रहना, वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वह बहुत मासूम है। निखिल की बात सुनकर समीर कहता है, चिल ब्रो, मुझको पता है रिया कैसी लड़की है, मैं उसके साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा। निखिल समीर की बात सुनकर कुछ नहीं कहता और रिया को लेकर जाने लगता है, तो समीर उनके पीछे जाने लगता है। कुछ देर बाद तीनों एक बड़े से हॉल में आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही जमा थे।
तीनों के आते ही सभी स्टूडेंट उन्हें घूरने लगते हैं क्योंकि तीनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। निखिल और समीर बहुत हैंडसम लग रहे थे और रिया किसी परी की तरह लग रही थी। सारे लड़के तो उनको तारने में बिजी थे और लड़कियां समीर और निखिल को, क्योंकि एक तो समीर और निखिल बहुत हैंडसम थे और दूसरा वह लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के टॉप स्टूडेंट थे। तीनों धीरे धीरे क्लास में इंटर होते हैं तो निखिल रिया और समीर को लेकर लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाता है। रिया समीर और निखिल के बीच में बैठी थी। समीर और निखिल उसके आजू बाजू बैठे हुए थे, जिससे लड़कियां रिया से बहुत जल रही थी और जलन भरी निगाहों से रिया को देख रही थीं। कुछ तो उसको नफरत भरी निगाहों से देख रही थी, जैसे रिया उनकी बहुत बड़ी दुश्मन हो, और लड़के निखिल और समीर को जलन से देख रहे थे क्योंकि रिया जैसी सुंदर लड़की निखिल और समीर के बीच में बैठी है। वहीं दूसरी ओर हमारी रिया इन सबसे बेफिक्र अपने आप में मगन होकर बुक पढ़ रही थी। उसे यहाँ बैठे लड़की या लड़के से कोई मतलब नहीं था। वह तो अपना बुक पढ़ने में इतनी मग्न थी कि उसे अपने पास बैठे निखिल और समीर का सुध ही नहीं था। और वो दोनों हैरान से रिया को देख रहे थे क्योंकि इतनी शोर में रिया मग्न होकर अपना बुक पढ़ रही थी। उसे निखिल ने कई बार आवाज भी लगाई थी, लेकिन रिया ने नहीं सुना। वह इतनी मग्न हो गई थी यह बुक पढ़ने में। कुछ देर बाद क्लास में टीचर आते हैं तो सभी बच्चे उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो टीचर क्लास में आती है और मुस्कुरा कर सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं और सभी बच्चों को बैठने के लिए बोलते हैं। तो सभी बच्चे बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद टीचर त्रिपाठी बोलते हैं, तो बच्चों आज हमारे क्लास में फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के दोनों ही छात्र एवं छात्राएं बैठे हुए हैं, तो एक एक करके सभी अपना इंट्रोडक्शन दें, जिससे आप लोगों में अच्छी जान पहचान हो जाए, जिससे आप लोग एक दूसरे की मदद भी कर सके। टीचर त्रिपाठी की बात सुनकर एक एक करके सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। धीरे धीरे करके सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब आते हैं लास्ट की सीट पर। लास्ट की सीट पर 3 लोग बैठे हुए थे, रिया निखिल समीर। तब निखिल खड़ा होता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद समीर खड़ा होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब बारी रिया की आती है। सभी लोग रिया को देख रहे थे, जो एक बुक में नजर गड़ाए उसी को देख रही थी। टीचर त्रिपाठी जब काफी देर इंतजार करते हैं और रिया अपना इंट्रोडक्शन नहीं देती तो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं रिया बुक पढ़ने में डूबी हुई है। तो उसके टेबल पर नॉक करते हैं, तब पर भी रिया उनको नहीं सुनती। तो मिस्टर त्रिपाठी को लगता है रिया उनको इग्नोर कर रही है, तो रिया जो बुक पढ़ रही थी उसको मिस्टर त्रिपाठी ले लेते हैं, जिससे रिया का ध्यान टूटता है और वह मिस्टर त्रिपाठी को कंफ्यूज होकर देखने लगती है। वही मिस्टर त्रिपाठी जब देखते हैं रिया उनको कंफ्यूज होकर देख रही है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, और जैसे ही कुछ बोलने वाले होते हैं रिया मासूमियत से कहती है, अंकल आप कौन हैं? ऐसे किसी का बुक नहीं लिया जाता, ये बैड मैनर्स होते हैं। वही रिया की बात सुनकर पूरे क्लास में सन्नाटा छा जाता है। फिर कुछ देर बाद सभी लोग के हंसने की आवाज आती है। तब मिस्टर त्रिपाठी जोर से चिल्लाकर कहते, साइलेंस एवरीवन, जिससे पूरे क्लास में एक बार फिर से साइलेंट छा जाती है। तो मिस्टर त्रिपाठी रिया की तरफ देखकर कहते हैं, तुम कौन हो? तुम्हें आज से पहले तो क्लास में नहीं देखा। तो रिया मासूमियत से कहती है, मैं अभी आज ही कॉलेज आई हूँ, इसलिए आपने नहीं देखा होगा। रिया का ऐसा जवाब सुनकर मिस्टर त्रिपाठी कहते हैं, तुम तो बहुत बदतमीज लड़की हो, अपने टीचर से कैसे बात करना है तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है क्या? वही मिस्टर त्रिपाठी की बात सुनकर रिया मासूमियत से अपना सरना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं मुझे किसी ने नहीं सिखाया, टीचर से कैसे बात करते हैं। वही रिया का ऐसा जवाब सुनकर मिस्टर त्रिपाठी शॉक हो जाते हैं और एक बार फिर पूरी क्लास हंसने लगती। वही मिस्टर त्रिपाठी गुस्से में कुछ कहने वाले ही होते हैं, तभी निखिल खड़ा होता है और रिया का हाथ पकड़कर मिस्टर त्रिपाठी से कहता है, सॉरी सर, यह यहाँ की नहीं है ना, इसलिए इसको कुछ पता नहीं है कि यहाँ कैसे क्या बात करनी है। वही निखिल की बात सुनकर मिस्टर त्रिपाठी का गुस्सा कुछ शांत होता है और रिया की तरफ इशारा करके बोलते हैं, इसको सिखाओ कि टीचर से कैसे बात करते हैं और कैसे नहीं बात करते। निखिल भी अपना सर हाँ में हिला देता है। वही रिया जो उनकी बात सुन रही थी वो कहती हैं, अच्छा तो आप हमारे टीचर है।
फिर उनको गुड मॉर्निंग विश करती है तो टीचर भी अपना सर हाँ में हिला देते हैं और जाने लगते हैं। तो रिया कहती है सर मेरा बुक दीजिए, जिसे सुनकर मिस्टर त्रिपाठी चिढ़ जाते हैं और रिया की तरफ जाकर उसको बुक देते हैं। उसके बाद अपना लेक्चर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और उनका लेक्चर भी खत्म हो जाता है। रिया भी ध्यान से उनका लेक्चर सुन रही थी और बाकी स्टूडेंट भी। लेक्चर खत्म होने के बाद मिस्टर त्रिपाठी 1-2 पॉइंट और बताते हैं और क्लास से चले जाते हैं। उनके क्लास से जाते ही समीर रिया की तरफ देखता है और एक्साइटेड होकर पूछता है तुमने ये कैसे किया? आज तक हमने मिस्टर त्रिपाठी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तुमने डायरेक्ट उनकी बेइज्जती कर दी, वो भी उनके मुंह पर। इतना बोलकर समीर हंसने लगता है। वही रिया जब समीर की बातें सुनती है तो मासूमियत से करती है मैंने सर की बेइज्जती कब की? सर मुझसे बड़े हैं और मैं उनका सम्मान करती हूँ, मैं उनकी बेइज्जती कभी नहीं करूंगी। वही रिया की बातें सुनकर समीर और निखिल दोनों हैरान थे और हैरानी से रिया को देख रहे थे, जैसे उन्हें अपने आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो कि सामने खड़ी लड़की ऐसी भी हो सकती है। दरअसल बात यह है कि रिया को पता ही नहीं है किसी की बेइज्जती या फिर सम्मान कैसे किया जाता है। रिया को कभी किसी ने सिखाया ही नहीं, वह बचपन से ही अकेली रहती थी। दादाजी भी उसको ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए रिया इन सब चीजों के बारे में नहीं जानती। उसको जो सही लगता है वह कह देती है, चाहे वह सामने वाली की बेइज्जती हो या फिर इज्जत देना। रिया को कुछ भी नहीं पता। उसको तो ये भी नहीं पता कि वह सामने वाली की बेइज्जती कर रही है या फिर उसको इज्जत दे रही है। वह सब अभी हैरानी से रिया की तरफ देख रहे होते हैं। तभी रिया करती है सर चले गए, अब हम लोगों को भी चलना चाहिए, दूसरी क्लास भी तो अटेंड करनी है। रिया के बात सुनकर दोनों हाँ में हाँ मिलाते हैं और वैसे ही चल देते हैं। दूसरी क्लास उनकी प्रैक्टिकल की क्लास थी, तो सभी लोग प्रैक्टिकल के लिए लैब में जाते हैं। तो देखते हैं कुछ स्टूडेंट पहले से ही वहां है और बाकी सब आ रहे हैं। ये लैब एक बड़े से हॉल में बना था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट एक साल बैठकर प्रैक्टिकल कर सकें, जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। रिया, निखिल और समीर भी अपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं। वह लोग ज्यादा दूर नहीं बैठे थे, आशीपास बैठे थे। धीरे धीरे करके बाकी बच्चे भी आते हैं और अपने अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आते हैं, तो सभी लोग उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो भी अपना सर हिला देते हैं और पढ़ना चालू करते हैं। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते वह एक प्रोग्राम के बारे में बताने लगते हैं, जिसके जरिए हम कम समय में बहुत सारे कंप्यूटर या लैपटॉप को हैक कर सकते हैं। उनकी बात सभी बच्चे बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और वह भी सारे बच्चे को स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं कि कैसे हम कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे की फाइल में इंटर करके बिना उसे पता लगे सारी चीज देख सकते हैं। एक एक स्टेप बताने लगते हैं। सारे स्टेप बताने के बाद टीचर कहते हैं, जो लोग भी कम समय में बहुत सारे लैपटॉप या कंप्यूटर को हैक कर सकेगा वह मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा और उसको मेरे क्लास की टॉप पावर मिलेगी, जिसके जरिए वो मेरे क्लास में मेरे बाद उसी का ऑर्डर चलेगा। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाने लगते हैं कि उनको उनके क्लास की टॉप पावर मिल सकेगी अगर उन्होंने ज्यादा लैपटॉप या फिर कंप्यूटर हैक किया तो। लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है, जो सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए सभी जल्दी से अपने काम पर लग जाते हैं। सर ने जैसे स्टेप बाय स्टेप बताया था वैसे ही करने लगते हैं। तो सर बोलते हैं, आप लोगों के पास बस 20 मिनट का टाइम है। अगर 20 मिनट के अंदर किसी ने सबसे ज्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर हैक किया तो उसे ही पावर मिलेगी। सभी बच्चे एक्साइटमेंट के मारे जल्दी जल्दी अपना हाथ कंप्यूटर पर चलाने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं निखिल और समीर भी जब सुनते हैं कि उन्हें टॉप पावर मिलेगी तो वह भी हैक करने लगते हैं। वह जल्दी से जल्दी बहुत सारे कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया, जो वहां बैठी हुई सभी लोगों को देखा और सुन रही थी, जब वह देखी है सभी लोग अपने कंप्यूटर पर क्या कर रहे हैं, तो वह अपने आप से सोचते हुए मन में कहती है, क्या मैं भी इन सब के कंप्यूटर को हैक करूं? लेकिन ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्या मैं भी हैक करूं? रिया इतना सोचती है और हाँ मैं अपना सर हिलाकर कहती है, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो सीखूंगी क्या? अगर मैं सबसे पीछे रह गई तो? इतना सोचकर वो भी अपने लैपटॉप पर काम करना चालू कर देती है।
कुछ देर बाद टीचर कहते हैं टाइम इज ओवर, सभी लोग अपना अपना लैपटॉप बंद करिए और हमें चेक करने दीजिए कि आप लोगों ने कितना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप अभी तक हैक किए हैं। टीचर के कितना बोलते ही सभी लोग रुक जाते हैं। कुछ के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ के चेहरे पर खुशी, क्योंकि कंप्यूटर हैक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसमें कोई एक्सपर्ट ही हो सकता है जो बहुत सारे कंप्यूटर को जल्दी ही हैक कर सके। आज का सवाल, आप लोगों को क्या लगता है किसने सबसे ज्यादा कंप्यूटर को हैक किया होगा? किसको मिलेगी क्लास की सुप्रीम पावर और कौन बनेगा क्लास का सुप्रीम पावर वाला इंसान? अच्छा, मैं आप लोगों को हिंट दे सकती हूँ कुछ। क्या आप लोगों को हिंट चाहिए तो कमेंट में करके बताइए कि कौन जीतेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। मेरा हिंट है रिया, अमित और निखिल, तीनों में से कौन जीत सकता है? अब आप लोग बताइए। क्योंकि ज्यादा चांसेस निखिल के हैं, क्योंकि निखिल राघव के लिए काम करता। तो जरा सोचकर बताइए। और रही बात रिया की, तो वो भी किसी से कम नहीं। अब मैं और नहीं बताऊंगी, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि निखिल और रिया में से कौन जीतेगा और किसने कितना कंप्यूटर को हैक किया होगा। टीचर एक एक करके सभी बच्चों का कंप्यूटर चेक करते हैं कि उन्होंने अभी तक कितने कंप्यूटर को हैक किया है। कुछ बच्चों ने तो 1 2, तो कुछ ने 5, किसी ने 3, बस ऐसे ही करके सभी बच्चों ने कंप्यूटर को हैक किया था। टीचर जब समीर के पास जाते हैं तो देखते हैं समीर ने लगभग 10 कंप्यूटर को हैक किया था। तो वह उसे कहते हैं बहुत अच्छे समीर, ऐसे ही कोशिश करने रहो। उसके बाद सर निखिल के पास जाते हैं तो देखते हैं निखिल ने 20 कंप्यूटर को हैक किया था। तो वह निखिल की तारीफ करते हुए कहते हैं ऐसे ही मुझे अपने बेस्ट स्टूडेंट से ऐसे ही उम्मीद थी। तुमने इतनी कम टाइम में 20 कंप्यूटर हैक किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू निखिल। प्रोफेसर की बात पर निखिल मुस्कुराता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। तो प्रोफेसर उसकी तारीफ करके लास्ट में रिया के पास जाते हैं जो सबसे कोने में बैठी हुई थी। और रिया के पास जाते हैं तो देखते हैं कि रिपा न्यू स्टूडेंट है। तो उससे प्यार से बोलते हैं बेटा आपने कितने कंप्यूटर हैक किया है? रिया कुछ नहीं बोलते तो वह उसके कंप्यूटर में देखने लगते हैं। प्रोफेसर जब रिया के कंप्यूटर में देखते हैं तो एकदम शॉक रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बस मुंह खोल बस रिया के कंप्यूटर को ही देख रहे थे। काफी देर तक टीचर शॉक में खड़े रहते हैं। वहीं जब बाकी बच्चे देखते हैं कि टीचर रिया के कंप्यूटर को देख रहे हैं और उनके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें 440 बोलत का झटका लगा हो। वहीं निखिल और समीर जो पास ही में थे, ये जाकर प्रोफेसर की ऐसी हालत देखते हैं तो वो भी जाकर रिया के कंप्यूटर को देखने लगते हैं और वह लोग भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने जो डेटा रिया के कंप्यूटर में चल रहा था वह 1 2 या फिर 10 कंप्यूटर का नहीं था, बल्कि इस लैब में जितने भी कंप्यूटर मौजूद थे रिया ने उन सभी कंप्यूटर को हैक कर लिया था, जो सभी के लिए शॉकिंग था। वहीं निखिल और समीर कभी शौक से रिया को देखते हैं तो कभी कंप्यूटर स्क्रीन को। दोनों का ही बुरा हाल था। तभी समीर निखिल को हिलाते हुए कहता है देख बार मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ पा, मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही हैं। तुझे तो मैं एक बार मान भी सकता हूँ लेकिन ये छोटी सी गुड़िया ग्रह कैसे ये सब कर सकती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। समीर की बात सुनकर निखिल और प्रोफेसर दोनों होश में आते हैं और रिपा को देखने लगते हैं जो अपनी मासूमियत से बड़ी बड़ी आंखें करके उन्हें ही देख रही थी। वह इस समय मासूम टीनेजर की तरह लग रही थी जो बाहर की दुनिया बिल्कुल भी नहीं जानती। वहीं जब निखिल देखता है कि रिया कैसे मासूमियत से देख रही है तो वह प्रोफेसर से धीरे से कहता है प्रोफेसर इस बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे, अगर आपने बताया तो आप खुद जानते हैं कि किम क्या क्या कर सकते हैं। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उसकी लेडी के बारे में कोई बात करे। वही प्रोफेसर जब राघव का नाम सुनते हैं तो उनका डर से बुरा हाल हो जाता है और उनके माथे पर पसीने की बूंद आने लगती है। वह किसी तरह अपने डर को काबू करके निखिल से करते हैं श्योर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इतना निखिल से कहकर प्रोफेसर रिया की तरफ देखते हैं जो उन्हीं के जवाब का इंतजार कर रही थी। तो प्रोफेसर रिया को कहते हैं बेटा आपने भी बहुत अच्छा काम किया। इतना बोलकर वह वहां से चले जाते हैं।
उनका डर से आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। टीचर अपने स्थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं, हमारी क्लास का वह बच्चा जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर को हैक किया है वह निखिल है। इन्होंने 20 कंप्यूटर को हैक किया, वो भी बहुत कम समय में। प्रोफेसर की बात सुनकर सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं। रिया भी जब देखती है सभी ताली बजा रहे हैं तो वह भी बजाने लगती है। निखिल और समीर बस रिया को देख रहे थे जो मासूमियत से ताली बजा रही थी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रिया ऐसा कुछ भी कर सकती है। प्रोफेसर के जाने के बाद निखिल और समीर रिया के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? उनका सवाल सुनकर रिया मासूमियत से करती है, मैंने यह उस कंप्यूटर की मदद से किया। वही उसकी बातें सुनकर वो उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तो समीर थोड़ा झलाते हुए बोलता है, वह तो हमें भी पता है कि तुमने उसकी मदद से ये सब हैक किया, लेकिन ये किया तो किया कैसे? रिया फिर कहती है, मैंने अपने हाथ से किया। वहीं रिया का ऐसा जवाब सुनकर इस बार समीर पागल होने कगार पर था, इसलिए वह गुस्से में वहां से चला जाता है। अगर वह और 1 मिनट भी यहाँ पर रुका तो वो पागल ही हो जाएगा। वहीं निखिल भी जब रिया का ऐसा जवाब सुनता है तो वह इस मैटर के बारे में कुछ नहीं बोलता और रिया से कहता है, रिया चलो लंच का टाइम हो गया है, तुम्हें भूख भी लगी होगी। रिया भी अपना सर हाँ में हिला देती है और निखिल के पीछे पीछे जाने लगती है। कुछ देर चलने के बाद दोनों कैंटीन के सामने पहुंच जाते हैं। रिया जब कैंटीन को देखते हैं तो वह उसको बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि यह कैंटीन किसी 5 स्टार होटल से काम नहीं था। इसमें अमीर परिवार के बच्चे लंच करने आते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के रूम है, जिसको बहुत ही अमीर परिवार के बच्चे ही अफोर्ड कर पाते हैं और वह इस रूम में लंच करते हैं। बाकी के सारे बच्चे यही हाल में ही लंच करते हैं। निखिल रिया को लेकर एक प्राइवेट रूम में जाता है जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। ये रूम कपूर के नाम पर हमेशा ही रिजर्व रहता है। इस रूम में कपूर खानदान के बच्चे या उनसे रिलेटेड बच्चे ही आ सकते हैं, बाकी किसी का यहाँ पर आना अलाउड नहीं था। निखिल जब रिया को इस फ्लोर पर लाता है तो रिया देखती है ये फ्लोर पूरी तरीके से शांत है, यहाँ पर किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। पूरा कॉरिडोर एकदम शांत था। तभी निखिल एक दरवाजा खोलना है और रिया को अपने साथ लेकर अंदर जाता है तो देखता है अंदर कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे, जिनको देखकर निखिल के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और रिया उन लोगों को कंफ्यूजन से देख रही थी। तभी निखिल जाकर उनमें से एक लड़की को गले लगा लेता है और कहता है, नैना तुम कब आए और तुमने यहाँ आकर मुझे बताया भी नहीं, मैं तुमको कितना मिस कर रहा था। निखिल ये सब नाराजगी में बोल रहा था, जिसको देखकर नैना निखिल के गाल पर किस करते हुए कहती है, ओ बेबी मैं मम्मी के साथ अपने गांव चली गई थी और अभी ही आई हूँ तो सोचा तुमको सरप्राइज दे दूं, इसलिए तुमको नहीं बताया। वहीं उन दोनों को ऐसे बात और एक दूसरे को किस करते हुए देखकर रॉनी कहता है, अरे अरे तुम लोग का रोमांस हो गया हो तो हम लोग लंच कर ले। हम लोगों को यहाँ कितनी जोर की भूख लगी है और तुम लोगों को रोमांस ही पड़ी है। रॉनी की बात सुनकर निखिल मुंह बनाते हुए कहता है, खुद की तो गर्लफ्रेंड नहीं है और दूसरों को रोमांस भी नहीं करने देता। निखिल की बात सुनकर रॉनी घूरकर निखिल को देखता है, जैसे अभी कच्चा ही खा जाएगा, जिससे निखिल हड़बड़ा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसकी नजर रिया पर जाती है जो मासूमियत से उन्हीं लोगों को देख रही थी। तो वो रिया के पास जाता है और नेहा का इंट्रोडक्शन करते हुए रिया से कहता है, रिया यह मेरी गर्लफ्रेंड नेहा है और नेहा ये रिया है। वहीं नेहा जब रिया को देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि रिया एकदम मासूम गुड़िया सी लग रही थी। नेहा तो अपनी नजरें हटाना तक भूल जाती है और जल्दी से भागते हुए रिया के पास जाती है और फिर रिया का गाल टच करके कहती है, क्या ये रियल में है? वहीं नेहा का ऐसा व्यवहार देखकर सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। फिर एक साथ सभी लोग जोर से हंसते हैं, जिससे नेहा को एम्बारसमेंट फील होती है और वह जाकर निखिल के पीछे छुप जाती है। वहीं रिया जो इतनी देर से सभी लोगों को देख रही थी, वह निखिल के पास जाकर पूछती है, ये गर्लफ्रेंड क्या होता है? वही रिया का सवाल सुनकर निखिल उसे हैरानी से देखने लगता है। फिर काफी देर सोचने के बाद जब उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता जो वो रिया को दे सके, तो वह एक बेतुका सा जवाब बनकर रिया को देते हुए कहता है,
जो हमारी केयर करें, हमें किस करें, हमें अपने हाथों से खाना खिलाए और भी बहुत को जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ करते हैं। रिया भी काफी ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वह ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी और किसी समझदार बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला रही थी। वही बाकी सब हैरानी से निखिल और रिया को देख रहे थे कि निखिल कितनी बकवास बातें रिया को सिखा रहा है और रिया भी किसी समझदार बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला रही थी, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। बस कर निखिल की तू सारी बातें एक ही दिन में रिया को सिखा देगा क्या? कुछ तो और दिन के लिए भी रहने दे। अभी चल, बहुत जोर की भूख लगी है, चल खाना खाते हैं। निखिल भी करता है ठीक है रोनी भाई, जैसा आप कहो। इतना बोलकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सभी लोगों के बैठने के बाद निखिल एक बेल बजाता है, जिससे एक वेटर रूम के अंदर आता है और अपना सर झुकाकर सबका ग्रीट करता है। फिर सबका ऑर्डर लेकर रूम से बाहर चला जाता है। वेटर के रूम से बाहर जाते ही सभी लोग अपनी बातों में लग गए। ऐसे ही समय बीतने लगा। थोड़ी देर बाद वेटर रूम में आता है। उसके हाथ में बहुत सारी प्लेट थी, जिसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की डिश रखी हुई थी। वह सारी प्लेट वेटर टेबल पर रखता है और रूम से बाहर चला जाता है। वेटर के रूम से बाहर जाने के बाद रिया उन सब प्लेट के ढक्कन खोलती है और उसमें देखती है। उसमें तरफ तरफ की डिश रखी हुई थी, जिसे रिया ने कभी नहीं देखा था। उस प्लेट में पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चाउमीन, बहुत सारे जंक फूड थे। रिया उस सब अजीब डिश को आंखें फाड़ कर देख रही थी। फिर उन सब डिश को देखते हुए रिया परी से मासूमियत से पूछती है, क्या ये सब खाने की चीज है? वही रिया का मासूमियत से भरा सवाल सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। वही परी जब रिया का सवाल सुनती है तो उसको देखती है, जो उसी को मासूमियत से देख रही थी। तो परी रिया के मुंह में एक पिज्जा का बाइट रखते हुए कहती है, लो खाकर देखो कैसा लगा। इतना बोलकर बिना रिया के जवाब का इंतजार किए उसके मुंह में एक पिज्जा का स्लाइस रख देती है। वही रिया, जो परी के अचानक उसके मुंह में कुछ रखने से शॉक हो गई थी, फिर वो परी को देखती है, जो उसे खाने को बोल रही थी। परी की बात मानकर रिया उस बाइट को अपने मुंह के अंदर लेते हुए उसे खाती है, तो उसको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, जिससे रिया पिज्जा का बाइट खाते हुए अपना सर हाँ में हिला रही थी, जिसको देखकर वहां बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। थोड़ी देर में रिया वो पिज्जा अपने पेट के अंदर उतारते हुए परी से पूछती हैं, यह क्या था जो मैंने अभी खाया? वो बहुत टेस्टी थी। वही रिया के सवाल पर परी मुस्कुराकर कर कहती हैं, ये पिज्जा है, तुम खाओ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुमको बहुत पसंद आएगा। रिया भी अपना सर हाँ में हिला देती है और खाने लगती है। थोड़ी देर बाद रिया का मुंह पूरा जंक फूड से भरा हुआ था और वह अजीब तरीके से खा रही थी, जिससे उसके फेस पर बहुत सारे डिशेज के ऑयल लगे हुए थे, जो देखकर सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। रिया जब देखती है सभी लोग मुस्कुरा कर उसकी तरफ ही देख रहे हैं, तो वो मासूमियत से कहती हैं, ये बहुत ही टेस्टी खाना है, आप लोग भी खाएंगे? परी और प्रिया अपना सरना में हिलाकर कहती हैं, नहीं, हमें नहीं खाना जंक फूड, वरना डेविल को पता चल गया तो हमारी तो खैर नहीं। डेविल ने हम लोगों को पनिशमेंट दी है, अगर हम लोग जंक फूड खाएंगे तो हमारी तो खैर नहीं। उन दोनों की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, जैसे उन दोनों का मजाक उड़ा रहे हो, जिससे वह दोनों सभी को घूर कर देखती है, जिससे सभी चुप हो जाते हैं और शांति से अपना अपना लंच करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सबका खाना हो जाता है, तो रोनी बेल बजाता है, जिससे वेटर रूम के अंदर आता है और सारे प्लेट को साफ करके उन्हें बाहर लेकर चला जाता है। वेटर के जाने के बाद सभी बातें करने लगते हैं। उसी रूम में बैठकर कुएं की अभी भी कुछ टाइम बचा था लेक्चर स्टार्ट होने में। थोड़ी देर बैठने के बाद परी रिया से करती है, रिया तुम्हारा दूसरा लेक्चरर्स तो मेडिकल का है ना? रिया भी अपना सर हाँ में हिलाती है। तो परी बोलती है, मैं और नेहा सेकंड ईयर में मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और तुम फर्स्ट ईयर की हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें तुम्हारा क्लास दिखा देंगे। रिया भी अपना सर हाँ में हिला देती है। तो परी और नैना सबको बाय बोलकर लेक्चर हॉल में रिया को लेकर जाने लगती हैं। परी और नैना दोनों रिया को फर्स्ट ईयर के लेक्चरर हॉल की तरफ लेकर जाती हैं, क्योंकि दोनों सेकंड ईयर में पढ़ती है और रिया फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली है। इसलिए दोनों रिया को लेकर फर्स्ट ईयर के क्लास में जाती है और वहां पर बैठा देती हैं।
फिर अपने सेकंड ईयर के लेक्चर को लेने के लिए चली जाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद रिया उस रूम में अकेली थी क्योंकि वह किसी को नहीं जानती थी। रिया को बहुत से अजनबी चेहरे दिखे जो उसे ही देख रहे थे, क्योंकि रिया बहुत सुंदर थी और उसको सेकंड ईयर की पॉपुलर स्टूडेंट क्लास में छोड़ने आई थी। लड़कियां तो रिया को देखकर जल भुन गई थी, क्योंकि सभी लड़कों की नजर रिया पर थी। उनमें से एक लड़की जिसका नाम टीना था, और रिया को देखकर कहती है, देखो तो इस लड़की को, हमारी सीनियर के साथ क्लास में आकर इसे लगता है यह कोई सेलिब्रिटी है, और सभी लड़के भी कैसे इसको देख रहे हैं जैसे आज से पहले कोई लड़की देखी ही ना हो। उसकी बात सुनकर उसकी फ्रेंड भी हाँ में हाँ मिलती है और सभी रिया को घूरने लगती है। इन सब से बेखबर रिया लास्ट सीट पर बैठी हुई थी। उसे किसी से मतलब नहीं था। रिया एक ऐसी लड़की थी जो कभी किसी अजनबी से बात नहीं करती थी, वो अपने में ही मग्न रहती थी। रिया अपने सीट पर बैठकर बुक पढ़ रही थी और सभी क्लास के बच्चे रिया के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिससे रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अपने काम में लगी रहती हैं। तभी क्लास में प्रोफेसर आते हैं और सभी बच्चे शांति से बैठ जाते हैं। प्रोफेसर क्लास में आते हैं तो देखते हैं सभी बच्चे शांत हैं, तो वो अपना लेक्चर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर लगातार कई गाड़ियां चल रही थी। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई वीआईपी इंसान उन गाड़ियों में बैठा हुआ है, क्योंकि उस कार के आसपास बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, जिसको देखकर कोई भी कार उन कारों के आसपास नहीं जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद सभी कारें एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकती है। उस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस पूरे शहर में इससे ऊंची बिल्डिंग हो ही ना। गगन को छूती वो बिल्डिंग किसी राजा की तरह लग रही थी। तभी उस कार में से बहुत जाते हैं सारे बॉडीगार्ड निकलते हैं और आसपास के एरिया में फैल। तभी उस सब कारों में से बीच वाली कार का आगे का गेट खुलता है और उसमें से रवि बाहर निकलता है, और पीछे वाली सीट का गेट खोलना है तो उसमें से राघव अपने खतरनाक ऑरा के साथ बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा था, लेकिन उसकी वह खूंखार आंखें जिसे देखकर किसी की भी हिम्मत उसके आगे जाने की नहीं होती। वह कार से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है, तो उसके आगे पीछे जो कार थी उसमें से भी कुछ लोग निकालते हैं और राघव के पीछे खड़े हो जाते हैं। वह लोग और कोई नहीं, राघव के दोस्त और भाई थे, जिसका नाम राहुल, सनी और अमित था। तीनों जाकर राघव के पीछे खड़े हो जाते हैं। इस समय उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुपर मॉडल वॉक करने जा रहा हो। अगर लड़कियां इस समय उन्हें देखती तो पक्का पागल ही हो जाती। वह चारों एटीट्यूड से ऑफिस के अंदर जाते हैं। राघव के ऑफिस के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ एकदम शांति हो जाती है, जैसे इस समय ऑफिस में कोई हो ही ना। लेकिन ऐसा नहीं था। इस ऑफिस में कुछ रूल थे जो राघव ने बनाए थे कि कोई भी ऑफिस टाइम में फालतू में नहीं घूमेगा और बात करेगा। इसलिए सभी लोग अपना काम शांति से बैठकर कर रहे थे। किसी भी एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं होती अपने डेविल बॉस के बनाए गए रूल को तोड़ने की। ओह, राघव जब देखता है सभी काम अच्छे से कर रहे हैं तो वह लेफ्ट में चला जाता है, जो केवल कंपनी के सीईओ के यूज के लिए बनी होती है। राघव लेफ्ट में आकर अपने फ्लो का बटन दबाता है, जिससे लेफ्ट सीधा राघव के फ्लो पर आकर रुकता है।